राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के फॉर्म सभी राज्यों में लगभग भर चुके हैं। अब इनकी परीक्षा होनी बाकी है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे शैक्षिक अभिरुचि यानी सेट की, जिसमें गणित, साइंस और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं। आज हम 13 दिसंबर 2020 को आयोजित पेपर को हल करेंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर हल करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम घड़ी का परिचय आपसे करा दें और इस प्रश्न को लगाने में आपको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेगा। तो आइए देखते हैं इस घड़ी को। तो यहाँ पर घड़ी ने आपको देखा, इस घड़ी में देखिए 12 खाने बने हुए हैं और मिनट वाली सुई जो है 1 घंटे में इन 12 खानों को पार करती है, जबकि घंटे वाली सुई केवल 1 खाने को पार करती है। तो इसके हिसाब से दोनों की हमें तुलना कर देनी। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में सिर्फ 1 खाने को चलती है, तो 1 लिख देंगे आप यहाँ पर। और मिनट वाली सुई 12 खाने घूमती, तो 12 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1:12। तो ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल टिक कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, √1 प्लस √1 प्लस √1 का सभी का अंडर रूट अलग अलग है, बाकी ये इन्फिनिटी तक यानी ये अनंत तक सीरीज आपकी दी गई है। इसकी अगर वैल्यू निकाला जाए, हालांकि क्लास 10th में द्विघात समीकरण से इसको केवल हल किया जा सकता है। मैं द्विघात समीकरण अगली बार आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगी 1 और 2 के बीच। हालांकि इसमें आपको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही इसे हल कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और इसका कोई भी दूसरा आपके सामने विकल्प नहीं है, या फिर आपके पास एक दूसरा विकल्प मैं आपको बताए दे रहा हूं। यहां से 1 का अंडर रूट आप निकालेंगे, 1 आएगा, 1 को फिर 1 में जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 का अंडर रूट करेंगे तो 1.414 आएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2.1 इस टाइप से आएगा। और इसके बाद जब इसका आप अंडर रूट ले रहे होंगे तो ये 1 से बड़ा होगा और 2 से सदैव छोटा होगा, ऐसे भी आप इसे सोच सकते हैं। तो यहां से आंसर हम डी लगा देंगे। प्रश्न अगला है कि 17 की घात 15, 15 की घात 24, 8 की घात 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कितने, इसको आप अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। 17 चूंकि नहीं कटता है तो हमें 17 यहाँ पर कितनी बार लिखना पड़ेगा, 15 बार। तो हम यहाँ से 15 ये नोट कर लेते हैं, यानी 17 के घात 15 तो मुझे 15 बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 15 है बेटा, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 हैं और उसकी घात है 24। इसका मतलब ये 3 की घात भी 24 होगी और 5 की घात भी 24 होगी। तो 24 इसके तो कुल मिला के 48 ये आपके इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। रही बात 8 की, तो 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, इसकी पावर है 20। तो 20 यानी इसके भी 20 होंगे, इसके भी 20 होंगे, इसके भी 20, तो 20 20 40 20 60। अब आप इसका मतलब ये हुआ कि 15 60 और 43 आप इनको जब जोड़ेंगे, जोड़ करके आप देख लीजिए 8 5 13 6 और 1 7 8 4 12 यानी 123। इसका मतलब ये हो गया 123 इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन में आपको 123 यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे। चलिए अगला मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर अगला मैं पूछा रहा, यदि 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है तो उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लिया गया समय। तो देखिए चाल बराबर, हालांकि फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप देख रहे होंगे जो चाल है आपकी, चाल तीनों की अलग अलग है, दूरी समान है और समय क्या है, अनुपात। यानी अगर दूरी मान लिया x है बटे, तो इसका हो जाएगा चाल, मतलब समय अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर समय बराबर देखिए मैं निकालता हूं, तो समय बराबर हो जाएगा यहां से दूरी बटे चाल। ठीक है भाई, तो यहां से दूरी बटे चाल यानी जो समय है, समय, तो समय के लिए दूरी मान लो x
चाल मान लेते हैं 3, दूसरे का x बटे 4 और ये आ जाएगा x बटे 5। तो आपने ये देखा जब मैं इसका लघुत्तम ले लूंगा तो इनका जो लघुत्तम अगर मैं निकालूं तो लघुत्तम मेरे हिसाब से यहाँ से 60 आता हुआ नजर आएगा। तो 60 जब आप निकालोगे तो 3 से इसको भाग करोगे तो इसका आ जाएगा ये 20x अनुपात 4 से कर देंगे 15 आ जाएगा और इसका कर देंगे तो ये 12x आ जाएगा और x सबसे कट जाएगा तो ये अनुपात हो जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो यहाँ से 20, 15, 12 का जो ऑप्शन है वो बी वाला बिल्कुल आपको सही दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से आप टिक कर लेंगे। बात मैं अगले प्रश्न की करूं तो यहाँ पर आपका 2, 4, 6, 8 यानी 20। तो यहाँ पर आपसे 2, 4, 6 इसका ये मतलब हुआ कि ये सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे निकलवाया जा रहा है। आप यहाँ से एक काम और भी कर सकते हैं। अगर देखिए सबसे हम यहाँ से मान लिया 2 कॉमन मत करिए, कॉमन करेंगे तो और ये बड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फार्मूला होता है 2n, लेकिन प्रथम होनी चाहिए n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 3। तो n का मान यहां पर हमें देखना कितने पद यहां पे हैं। तो चूंकि 2 छोड़ के हैं तो 20 आ रहा, तो इसका यह मतलब हो गया 20 बटे 2, यानी यहां पर 10 पदों का जोड़ पूछा जा रहा। तो हम यहां पर रख देंगे 2 इंटू 10 इंटू n प्लस, तो 10 प्लस 1 और 10 दूनी 20 और प्लस 1 करेंगे और बटे आपका हम कर देंगे 3। और इसको जब भी आप हल करेंगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। पहले आएगा 20 इंटू और ये आ जाएगा आपका 11 और ये आ जाएगा यहाँ से 21 और बटे आप कर देंगे 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 इंटू 11। आप जैसे इसकी गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए 14 एकम 14 और 14 एकम 14 और 1 15 यानी 1540। तो 1540 यहाँ से देखिए कोई ऑप्शन जरूर होगा। ये देखिए डी में 1540 यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ से इसे कर सकते थे। अब बात करता हूँ अगले प्रश्न की। 166 वाला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर शेष 80 आता है, तो वो संख्या क्या है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, तो आप इसे हम बहुत आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। तो यदि किसी संख्या के 80% में, तो मान लेते हैं कोई संख्या है x, उसका 80% क्या होगा 80 बटे 100। उसमें से अगर हम 80 घटा देते हैं तो ये 80 आता है। इसका मतलब इसे हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो ये आपको अगर देखें तो ये देखिए यहाँ से आ जाएगा 80x बटे 100 और ये 80 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 160। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ जाएगा 80x बराबर 160 इंटू 100। और जब आप x बराबर लिखोगे तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, यहाँ 80 से इसको भाग कर देंगे। 8 एकम 8 दूनी 16 और 100 दूना होता है 200। तो इसका यह मतलब हुआ वो संख्या आपकी 200 है और आप यहाँ से टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है बहुत आसान सा प्रश्न है। अब आपसे पूछा जा रहा है, दिया गया एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि आप जैसा कि जानते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में क्या अनुपात। तो वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल लिख लें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और अगर ये कोई वर्ग है तो वर्ग की भुजा मान लेते हैं a, उनका स्क्वायर कर देते हैं। और ये दोनों अगर बराबर, तो मैंने बराबर कर दिया। क्या पूछ रहा था, दोनों में अनुपात। अनुपात किस में पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या है r स्क्वायर, भुजा है आपकी a, हम इधर ले आए तो उधर क्या हो जाएगा, जब a नीचे आ गया तो ये 1 पाई हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर मैं लिख दूं r बटे a, तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 1 पाई, और 1 का हो जाएगा वर्गमूल 1
और पाई का हो जाएगा अंडर रूट पाई। तो इसका आंसर हो गया कि R अनुपात A, यानी त्रिज्या और भुजा में जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा आपका 1 अनुपात पाई। तो 1 अनुपात पाई यहाँ से अगर आप आंसर देखें तो देखिए डी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में जिसके बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात 1 अनुपात 3 है तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो सबको पता है, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, सपोज कर लो ये देखिए, तो इसके आंतरिक और बाह्य कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। चाहे आप इसका चतुर्भुज ले लें तो ये आंतरिक और बाह्य इनका जोड़ 180 अंश होता है। तो इस बेस पर इसका हम पहला कोण मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं 3x और इन दोनों का एडिशन करते हैं तो ये इनके आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो ये 4x बराबर 180 आएगा। तो x इक्वल टू 180 बटे आपका 4 कर देंगे, इसको काट देंगे तो आ जाएगा आपका 45। ठीक है, तो अब आपको भुजाओं की संख्या पता करना है। तो इससे भुजाओं की संख्या क्या कैसे निकालते हैं कि संपूर्ण कोण यानी 360 बटे एक कोण का मान, आप इसको 45 से कम 45 अट्ठे काट देंगे तो आ जाएगा 8। इसका मतलब इस बहुभुज में 8 भुजाएं हैं, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। बात करता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है p बराबर x प्लस 1/x, तो p माइनस 1/p का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले जो आपके पास p है यानी p इक्वल टू x प्लस 1/x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। अब अगर मैं इसका 1/p निकालना चाहूँ तो इसको पलट जाएगा तो ये हो जाएगा x/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, यहाँ से निकालना था आपको p माइनस 1/p। ठीक है, मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ से p आपका कितना है, p था x स्क्वायर प्लस 1/x और 1/, जब p करेंगे हम 1/p तो ये आ जाएगा x/x स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा ठीक लिख रहा होगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ माइनस था तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ तक लिख लिया है। इसके आगे का जो स्टेप है मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जब मैं इसको देखो मिटा दूंगा और उसके बाद जो मैं उन दोनों का स्क्वायर करूँगा, जो हमारा भी स्क्वायर था क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। आप देखते रहिएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 और हमारे पास और सॉरी एक एक्स यहाँ से कम हो जाएगा तो ये आ जाता प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से ये कटेगा नहीं है, इससे हम घटा देंगे एक और ये प्लस का 1 बच जाएगा अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास आ रहा होगा तो ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल सही है। बात अगले करें कि संख्या √5 प्लस 4/3 कैसी है। तो आपको बता दूं एक हमारी अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जब हम एडिशन करते हैं तो ये सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसका प्रगुण है, आप जान लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x प्लस 4/x बराबर 9 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये अभी द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में हम इसे चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 2x प्लस 4/x में x का, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू 9। अब आप इसकी तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9x। अब 9x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मूलों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से मूल मान लीजिए इसके अल्फा और बीटा हैं, तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, जहाँ बी होता है x का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक 9 है, वो भी -9 है, तो माइनस पहले से लगा है, तो -9/2 सॉरी, और x स्क्वायर गुणांक 2 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 9/2। तो यहाँ से ऑप्शन अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन यहाँ से 9/2 यानी बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1 और 102 के बीच सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 1 के बाद देखिए 2 पहली संख्या आएगी, अगली संख्या 4 होगी, फिर 6 होगी, और लास्ट में अगर आप देखें इस प्रकार से तो ये 100 सम संख्या होगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये 2, 2, 4, 6 और 10 कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 50 पद बनेंगे। कितने बनेंगे? 50 पद, यानी यहाँ पर n बराबर हो गया 50। क्यों? 2, 4, 6 है ना, तो यहाँ पर ये 50 पद आपके बनेंगे। और सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। तो इसका मतलब सम संख्याओं का योग ये फार्मूला है। तो यहाँ से n हो गया 50 इंटू 50 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 51। दोनों की आप गुणा करोगे तो 5 एकम 5, 5 25, 0 पहले का, तो 2550। 2550 यहाँ से ऑप्शन में देख लेता हूँ कौन सा है, तो 2550 यानी ऑप्शन आपका देखिए यहाँ से बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है 1/3c² माइनस 2c-9 के गुणनखंड कीजिए। तो हालांकि त्रिपदी गुणनखंड है, इसको आप कैसे करोगे? करने के लिए आपके पास एक इसमें हम 1/3 है, ये हम पूरे के ऊपर नहीं है, c²/3। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबके एलसीएम इसका मैं एक ले लेता हूँ। तो इसका जब मैं एलसीएम लूँगा देखिए तो ये 3 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा c² माइनस 3 दूनी 6c माइनस 3 9 3 27। अब हम क्या करेंगे, ये जो है c² माइनस 6c माइनस 27 के गुणनखंड करूँगा। तो 27 कैसे 2 गुणनखंड करने जिनको घटाने से 6 आ जाए। तो 27 में 9 तिहाई 27 होता है और 9 में से 3 जाता है तो 6 बचता। तो ये हो जाएगा हमारा c² माइनस 9c और प्लस के कर देंगे 3c और माइनस 27। ये गुणनखंड करने का तरीका, और 1/3 इसका रहेगा ही, वो हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ से c कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा c माइनस 9 और प्लस 3 कॉमन कर देंगे तो ये बच जाएगा c माइनस 9। तो दोनों में ये फिर कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा c माइनस 9 और c प्लस 3 बाई 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर c प्लस 3 आपका आना चाहिए। देखिए सी ऑप्शन में आ भी रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको आपको एक साथ करके दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला जो गुणनखंड यहाँ से आया था, ये आया था c प्लस c माइनस 9 और ये c प्लस 3। अब मैं इसके अपान 3 था, अब हम इसके साथ इस 3 को जरा अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा c/3 और 3 तिहाई 9 और c प्लस 3। तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही। अगला हमारा प्रश्न है उम्र संबंधी। यदि पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, 2 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 13 गुना था, पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको मैं आपको बहुत आसानी से इसको बता दूं कि अगर वो 7 का, देखिए अगर आप इसमें कोई बहुत दिमाग ना लगाएं तो केवल ऐसे देखें कि पिता अपने पुत्र का 7 गुना था, तो 7 की जो भी उसकी उम्र आएगी वो 7 के टेबल में होगी। तो 7 के टेबल में उम्र केवल और केवल आपकी 28 आता है 7 के टेबल में, तो ये 28 वर्ष होगी। कैसे होगी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखें, मान लीजिए लड़का उसका x वर्ष का इस समय है,
तो पिता उसका 7x ईयर का होगा। और अगर 2 साल पहले की बात करें तो हम 2-2 साल दोनों में से घटा देते हैं, तो ये पिता की उम्र हो गई 2 साल पहले, ये लड़के की। और लड़का पिता जो 13 गुना है तो लड़के की उम्र को 13 गुना कर दें और इसे हम बराबर कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 7x माइनस 2 इक्वल टू 13x माइनस 13 दूनी 26। अब मैं ये वाला पूरा टर्म इधर ले आता हूँ, तो 13x माइनस 26 माइनस के 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 13 में से अगर आप ये 7 घटा लेंगे तो 6x बचेगा, और 26 में से 2 गया 24 बचेगा, माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6x बराबर हो जाएगा 24, तो यहाँ से हम x बराबर निकल आएगा 24/6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो पिता की उम्र वर्तमान थी 7x, तो 7 × 4 यानी 7 चौक 28 वर्ष। तो यहाँ से ऑप्शन सी ही आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक पहिए की त्रिज्या 1/4 मीटर है तो उसे 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो चूंकि पहिया जो होता है अपनी परिधि भर चलता, तो उसकी परिधि क्या होता है 2πr। तो पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा, 2π होता है 22/7 और r हो गया 1/4। इसको जरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये 11/2 मीटर एक चक्कर में चलेगा। चलना उसे कितना है टोटल 11 किलोमीटर, किलोमीटर में बना लेंगे मीटर, तो 11,000 मीटर। 11,000 मीटर को हम भाग कर देंगे यहाँ से आपका, सॉरी ये 7 बचा था, तो 11/7, तो 11/7 7 ऊपर चला जाएगा, 11 एकम 11 एकम, तो ये आ जाएगा 1000 यानी 7,000। इसका ये मतलब हुआ उसे 7,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे 11 किलोमीटर दूरी को तय करने में। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें, थोड़ा टिपिकल प्रश्न हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं इसकी सरल विधि आपको बता देता हूँ। 2 की पावर 50, 3 की पावर 45, 4 की पावर आपकी 30 या 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या करने के लिए तो जो इनकी पावर्स आप देख रहे हैं 20, 30, 45 और 50, इनका अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालें, ठीक है, HCF अगर निकालें तो ये आ जाता है 5। अब आप देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा। यानी इनका जो भी आपको कभी ऐसा प्रश्न दिखे तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। तो ये 2 की पावर 10 × 50, ठीक है, और इसको कर सकते हैं 3 पावर 9, तो 9 × 45, और 4 को आप कर सकते हैं 4 6 पंजे 30, और ये कर सकते हैं 5 और 5 का 4, और ये 5 5 4 पंजे 20। अब देखिए सबकी पावर हमने सेम कर दिया। अब 2 को अगर हम 10 बार गुणा करें तो आपका ये आ जाएगा 1024 की पावर 5। 3 को अगर 9 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 19 6 8 3, यानी इतना आपका 19,638। इसकी पावर भी 5 है, और ये हो जाएगा 4,000। 4 को 6 बार गुणा करेंगे तो आएगा जाएगा 4,096 की पावर भी 5 है। 5 को 4 बार करेंगे तो आ जाएगा 625 घात 5। अब आप देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबकी पावर बराबर है, तो सबसे बड़ा है ये 19,625। ये किसका है 3 की घात 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की घात 45 यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो 3 की घात 45 को हम यहाँ से टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न 177, काफ़ी आसान प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि संख्या किस पूर्ण वर्ग के नज़दीक है। तो इसको अगर हम देखें 16 16 256 होता है, उससे बड़ी, तो 17 17 आपका क्या होता है 289 होता है। तो ये 289 का वर्ग हो जाएगा, चूंकि 16 का है नहीं, 17 से कम है। तो कितना कम है आप देख सकते हैं, तो ये 269 है,
0, यानी अगर 20 यानी 20 और होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। इसका मतलब इसमें 20 संख्या जोड़ दी जाए तो ये पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न भी हमारा घातांक से ही है। अगला प्रश्न हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ से हम 9 की पावर, ये पूरा है 2x - 1, यानी ये पूरा समझिए ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए था। अब 2 की घात 5 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 32 - 5 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 27। ठीक है, तो अब आप एक काम यहाँ से कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 × 2x - 1 इक्वल टू 3 × 9 3 × 9 27, 3 की पावर 3। अगर आधार समान हो तो घाते बराबर हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 × 2x - 1 इक्वल टू 3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आधार समान होती हैं, सॉरी, अगर आपका आधार समान है तो घाते भी इनकी समान होनी चाहिए। तो 2 दूनी 4x - 2 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 3 2 5, तो x बराबर 5/4, यानी यहाँ से 5/4x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से ऑप्शन ए आप ले लेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ 179 में। देखिए 1/3 की पावर अगर -1 लगी है तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए ये 3 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी। तो हो जाएगा 3 माइनस, और ये 4 है और 1/4, तो 4/1 करेंगे तो माइनस पावर हट जाएगी, तो हो जाएगी 4, उसकी पावर आपकी -1 लगी हुई है। तो -1 की पावर -1 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/-1, तो ये फाइनली हो जाएगा -1। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, और अंतिम प्रश्न भी हमारा है यहाँ का। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः, तो योगफल मान लेते हैं कोई हमारी दो संख्याएं a और b हैं, तो a + b उनका योगफल 11 है और उनका गुणनफल यानी ab उनका जो है 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1/a और 1/b कितना होगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा a + b/ab इक्वल टू 11/18। बस, तो यहाँ से हो जाएगा a/ab + b/ab इक्वल टू 11/18। b और b आप काट देंगे, a और a काट देंगे, तो यहाँ से 1/b + 1/a इक्वल टू 11/18। यही पूछ रहा था आपसे कि 1/a + 1/b की वैल्यू कितनी होगी, तो 11/18 होगी। तो 11/18, ये देखिए यहाँ से ऑप्शन आपका बी सही है। तो आज की हमारे 20 प्रश्न थे, आपको कैसे लगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी प्रकार से आप सारे सॉल्यूशन और पूरी मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं और राज्य स्तरीय जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति का पेपर है निकालना चाहते हैं, 2022 का टारगेट है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।